हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डिस्टॉर्शन यानी विकार। और इस टॉपिक में हम जानेंगे विकार किसे कहते हैं, ये होता कैसे है, इसके क्या क्या प्रकार हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहले जानते हैं डिस्टॉर्शन की डेफिनेशन, परिभाषा। डिस्टॉर्शन मतलब विकार। अगर वेल्डिंग के कारण किसी जॉब का साइज़ या उसकी शेप, आकार, अगर उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई विकार आ रहा है, उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। इसको समझने के लिए चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं और फिर समझते हैं कि डिस्टॉर्शन होता क्या है। डिस्टॉर्शन को समझने के लिए ये मेरे पास एक जॉब है, इसमें ये ग्रूव बना हुआ है, ये हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। और ये एक टी जॉइंट है। मान लीजिए हमें कोई ऐसा जॉब बनाना था, जो ये टी जॉइंट बनाना था जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के परपेंडिकुलर लगी हुई है और फिटर ने हमें ये अच्छी तरह फिट करके दी। ट्राई स्क्वायर की मदद से ये जान लेते हैं कि इसकी परपेंडिकुलरिटी ठीक है नहीं है, मतलब ये 90 डिग्री पे लगा है या नहीं है। तो आप देख पाएंगे नीचे भी आपको कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा और साइड में भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा गैप है, लेकिन इतना चलता है फिटिंग में। दूसरी तरफ से भी इसकी परपेंडिकुलरिटी चेक कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि कहीं भी आपको गैप, बहुत ज़्यादा गैप दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक तरफ वेल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग के बाद ये देखेंगे कि इसकी इस शेप में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जॉब वेल्डिंग से पहले जैसा है, वेल्डिंग के बाद भी ये वैसा ही है, या इसमें कोई बदलाव आया है। और अगर कोई बदलाव आता है, वही हमारा डिस्टॉर्शन कहलाता है। तो चलिए इसकी वेल्डिंग करते हैं। प्लेट की वेल्डिंग 1G पोजीशन में की जा रही है, और जिसको ये नहीं समझ में आया कि 1G पोजीशन क्या है, तो वो प्लेलिस्ट में वेल्डिंग पोजीशंस की वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वेल्डिंग को कई पास में करना पड़ता है और हर पास को चिपिंग हैमर और वायर ब्रश की मदद से अच्छी तरह साफ करके ही अगले वेल्डिंग रन को लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा जॉब वेल्डिंग करने के बाद। अब देखते हैं कि इसकी शेप में क्या फ़र्क आया। फिर हमें इस राइट एंगल की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर नीचे गैप दिखाई देगा और इस तरफ आपको ऊपर गैप दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये प्लेट ऐसे झुक गई है। इसको एंगुलर डिस्टॉर्शन कहते हैं, क्योंकि ये डिस्टॉर्शन एंगल में हुआ है। पहले ही जो 90 डिग्री का एंगल था, अब वो कम हो गया है, लगभग 85 डिग्री के करीब इस समय ये होना चाहिए। सो हमें ये पता चल गया कि वेल्डिंग अगर हम करते हैं तो जॉब की शेप में डिफरेंस आएगा और कभी कभी उसके साइज़ में भी डिफरेंस आता है, अगर बहुत लंबी सीम हो तो। इसको अब नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं कितने प्रकार के हमारे पास डिस्टॉर्शन होते हैं। प्राइमरीली डिस्टॉर्शन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अगर वेल्डिंग सीम की डायरेक्शन में आपका डिस्टॉर्शन हो रहा है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। या तो जिस डायरेक्शन में वेल्डिंग हो रही है तो पूरा जॉब ऐसे उठ गया, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल एंगुलर डिस्टॉर्शन कहेंगे, क्योंकि उसका जो 180 डिग्री का एंगल था वो मुड़ गया। इसके अलावा जब हम लंबी सीम को वेल्ड करते हैं, बहुत लंबी सीम होती है अगर, तो पूरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ भी जाता है। उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन डिस्टॉर्शन। मतलब हमारा जॉब जो है वो साइज़ में चेंज हो गया है। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन तो ऐसा होगा, जॉब ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है बीच का, ये वाला जो डिस्टेंस जितना वो उठा है,
इसको कहेंगे हमारी सीम ऐसे वेल्डिंग हुई थी, इस पूरी प्लेट पे ऐसे वेल्डिंग हुई थी, तो ये प्लेट ऐसे उठ गई, तो ये जो उठी है प्लेट इसको कहेंगे एंगुलर डिस्टॉर्शन, लॉन्गिट्यूडनल एंगुलर डिस्टॉर्शन। और ये प्लेट छोटी भी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मतलब इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा प्लेट का, उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन डिस्टॉर्शन, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, सिकुड़ गई वो प्लेट। अगर वेल्डिंग सीम के, अगर वेल्डिंग आपकी ऐसे हो रही है और उसके परपेंडिकुलर कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। यानी कि अगर ये प्लेट ऐसे मुड़ गई है, ऐसे भी मुड़ती है, अगर आपने वेल्डिंग ऐसे करी है तो ये प्लेट ऐसे भी मुड़ेगी, लाइक दिस। वेल्डिंग ऐसे हुई है लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन, इस डायरेक्शन में जो डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको हम ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन कहेंगे। और जितना ये उठी है प्लेट, दोनों किनारे सिरे उठे हैं इसके, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स एंगुलर डिस्टॉर्शन। और जितना ये सिकुड़ेगी इसकी विड्थ, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन डिस्टॉर्शन। और तीसरी श्रेणी डिस्टॉर्शन की होती है एंगुलर डिस्टॉर्शन, वो हमने अभी अपने प्रैक्टिकल में देख लिया। अब समझना हमें इस बात का है कि ये होता कैसे है, क्यों होता है। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए हम यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये जो पेरेंट मेटल है, ये वाला और ये वाला, ये किनारे भी पिघलेंगे और जो हमने इलेक्ट्रोड लगाई है वो भी पिघलेगी। तो ये तीनों चीज़ें पिघल कर यहाँ पर कुछ क्षण के लिए लिक्विड अवस्था में होगी। और आप इस बात को जानते हैं, जब चीज़ें गर्म होंगी तो फैलेंगी। ये इस समय ठंडी अवस्था में था, जब हमने वेल्डिंग करी तो ये लिक्विड एक गर्म अवस्था में आया। लीजिए वेल्डिंग करने के बाद ये ऊपर का जो सतह है ये तो वायु के संपर्क में है, तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। अंदर वाली अभी लिक्विड ही है, लेकिन बाहर वाली सॉलिडिफाई होनी शुरू हो जाती है। जब चीज़ें ठंडी होती हैं तो सिकुड़ती हैं, जब ये सिकुड़ेगी तो इस प्लेट को इसकी तरफ ऐसे झुका देगी। इसी वजह से ये डिस्टॉर्शन इसमें आया था। डिस्टॉर्शन इसलिए होता है क्योंकि जो गर्म अवस्था में जो चीज़ें होती हैं, जब वो ठंडी होती हैं तो चीज़ें सिकुड़ती हैं, और ये सिकुड़ने की वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होगी, मतलब वो उसको छोटा होना चाह रहा है वॉल्यूम, ये उसको झुकाएगा। इसलिए हमारे पास डिस्टॉर्शन आता है वेल्डिंग करने के बाद। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। और डिस्टॉर्शन ट्विस्टिंग भी हो सकती है, बेंडिंग भी हो सकती है, बहुत तरीके के डिस्टॉर्शन। अगर पतली प्लेटें होंगी वो ट्विस्ट भी हो जाती हैं, मतलब ये किनारे ऐसे घूम जाते हैं। वेल्डिंग अगर आप लगातार कर दो और सीक्वेंस में ना करो। ये समझ लेते हैं कि ये डिस्टॉर्शन कितना होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है। पहला फैक्टर जिस पर वेल्डिंग डिस्टॉर्शन डिपेंड करेगा वो है डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन ही हमारा ऐसा है कि उसने प्लेटों को लॉक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा डिज़ाइन ऐसा होता है कि यहाँ पर एक प्लेट और लगी होती जो इसको बंद कर रही है, ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसे बंद कर रही है। हमें यहाँ पर भी वेल्डिंग करना, यहाँ पर भी वेल्डिंग करना, तो ये प्लेट इसको झुकने ना देती इस तरफ। तो डिज़ाइन पर निर्भर करता है कि अगर आपका डिज़ाइन ऐसा है जो डिस्टॉर्शन को अलाउ कर रहा है, मतलब अगर आपकी प्लेट जो पार्ट हैं, जॉब के पार्ट हैं, वो अगर स्ट्रेसिस में मूव कर पा रहे हैं तो डिस्टॉर्शन होगा। और अगर नेचुरली डिज़ाइन ऐसा है, कोई बॉक्स बना रखा है आपने, तो डिस्टॉर्शन कम होगा। दूसरा फैक्टर है पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल से मेरा अर्थ है कुछ धातुओं का कोफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, ऊष्मा प्राप्त करने के बाद ज़्यादा फैलेंगे और ज़्यादा सिकुड़ेंगे। ऐसे धातुओं में डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर पेरेंट मेटल की थिकनेस ज़्यादा है तो आप इस बात को समझेंगे कि उसमें बहुत सारी वेल्डिंग भरनी पड़ेगी। जितनी बार हम वेल्डिंग भरेंगे उतनी बार डिस्टॉर्शन होता चला जाएगा। तो पेरेंट मेटल की थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो हमारा डिस्टॉर्शन पेरेंट मेटल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। जॉइंट प्रिपरेशन, आपने जॉइंट को कैसा प्रिपेयर करा है इस पर भी निर्भर करता है। इसीलिए आपने अधिकतर देखा होगा अपने बुक्स में, हम जब वेल्डिंग के जॉइंट बनाते हैं, ख़ास तौर से वी शेप के जो बनाते हैं, तो हम उसका डिग्री, ये जो डिग्री रखते हैं, ये 55 से 60 डिग्री रखते हैं उस ग्रूव की। 55 से 60 से ज़्यादा रखोगे तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, इससे कम रखोगे तो भी डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। तो हम इसका ग्रूव डिज़ाइन करेक्ट रखते हैं ताकि डिस्टॉर्शन कम हो सके। तो ग्रूव के डिज़ाइन पर भी डिस्टॉर्शन डिपेंड करेगा। फैक्टर जिस पर हमारा डिस्टॉर्शन डिपेंड करता है वो है वेल्डिंग प्रोसेस। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा होता है, उसमें डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम हीट देंगे
उतना ही वो जब ठंडा होगा तो उसको उतना ही कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो जाएगा हमारे जॉब में। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जैसे GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसमें हम गैस को एक शील्ड के तौर पे प्रयोग करते हैं। ये गैस जॉब को ज़्यादा गर्म नहीं होने देती, तो उन प्रोसेसेस में हमारा डिस्टॉर्शन भी कम होता है। तो पांचवा कारण हो सकता है कि आपने सीक्वेंसिंग कैसे रखी है। अगर आप लगातार एक ही वेल्डिंग को, बहुत मोटी ग्रूव को आपने भर दिया तो डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टैक वेल्डिंग की है और उसके बाद सीक्वेंसिंग वेल्डिंग की है, अल्टरनेट वेल्डिंग की है, तो इस तरीके से हम डिस्टॉर्शन को कम कर सकते हैं। तो आपने किस सीक्वेंस में वेल्ड को डिपोजिशन किया है, वेल्डिंग की है, उस पर निर्भर करता है कि कितना डिस्टॉर्शन होने वाला है। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि डिस्टॉर्शन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के बाद जो हमारा जॉब है उसमें साइज़ में या शेप में कुछ चेंज हो जाता है, उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। हमने ये समझ लिया कि डिस्टॉर्शन होता क्यों है। जब लिक्विड अवस्था में वेल्डिंग हम करते हैं तो जब वो सॉलिडिफाई होगी तो वो सिकुड़ेगी तो अपने साथ वो पार्ट्स को खींच लेती है। इस वजह से हमारा विकार हो जाता है शेप में या साइज़ में। तीसरा, हमने ये समझ लिया कि इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, डिस्टॉर्शन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन हमने देखा, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन देखा और एंगुलर डिस्टॉर्शन देखा। और हमने साथ साथ ये भी समझ लिया कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डिस्टॉर्शन को ज़्यादा या कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि ये कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं। पहला तरीका ये है कि हम जो कारक हैं जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको कम कर दें। और वो क्या है? वेल्डिंग ही तो है। वेल्डिंग की वजह से ही तो डिस्टॉर्शन हो रहा है। हम वेल्डिंग को कम करें। इसका क्या मतलब है? कम करने मतलब कमज़ोर थोड़ी कर सकते हैं हम जॉब को। जितनी वेल्डिंग की ज़रूरत है उससे अनावश्यक ज़्यादा ना करें। जैसे बट वेल्डिंग में थोड़ी सी वेल्डिंग प्लेट के ऊपर आती है, उसको हम रीएनफोर्समेंट वेल्डिंग या कैप रन कहते हैं। वो कैप रन ज़्यादा ऊंचा ना उठाएं, मतलब हम प्लेट से ज़्यादा बाहर वेल्डिंग करके उसको ज़्यादा वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर वेल्डिंग जिसको हम कहते हैं वो नहीं करनी चाहिए। एक थंब रूल के अनुसार जितनी आपकी प्लेट की थिकनेस है उससे उसका 10%, मतलब उसका 10वां हिस्सा ही आप उसको रीएनफोर्समेंट वेल्डिंग के लिए यूज़ करें। बट वेल्डिंग में मान लीजिए आपकी 10 mm की प्लेट है तो आपकी रीएनफोर्समेंट वेल्डिंग 1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका इसको कंट्रोल करने का, डिस्टॉर्शन को, एज प्रिपरेशन सही होनी चाहिए। हम आम तौर पर एज प्रिपरेशन को 55 से 60 डिग्री तक रखते हैं, उसकी एज जो बनाते हैं। उससे ज़्यादा बनाएंगे तो भी वेल्डिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और डिस्टॉर्शन, हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा हो जाएगा और डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम करेंगे तब भी डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो जाता है। तो करेक्ट एज प्रिपरेशन और ज़्यादा वेल्डिंग ना करनी पड़े, इसके लिए करेक्ट डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, क्योंकि अगर आपने छोटा डायमीटर इलेक्ट्रोड कर दिया बड़ी वेल्डिंग को करने के लिए, बार बार वेल्डिंग के पास ही उसमें लगाने पड़ेंगे, हीट ज़्यादा उसके अंदर जाएगी और जब वो ठंडा होगा तो उतना ही ज़्यादा वो सिकुड़ेगा। तो जितना हो सके कम से कम पास में हमें वेल्डिंग पूरी करनी होती है। उसके लिए करेक्ट डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब डायमीटर का इलेक्ट्रोड का साइज़ हमें सही चयन करना पड़ता है। और इसका तरीका क्या हो सकता है? जितना हो सके डीप फिलेट बनाएं। डीप फिलेट मतलब देखिए एक न्यूट्रल एक्सिस होती है। आप ऐसा समझें कि मान लीजिए ये प्लेट है, ये ऐसे सिकुड़ने वाली है, तो इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो तनाव में होगा, ऊपर वाला हिस्सा कंप्रेशन में होगा और बीच में कोई एक ऐसा एक्सिस होगा जो तनाव या कंप्रेशन में नहीं होगा, उसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो हमें वेल्डिंग वहाँ के करीब करनी होती है। तो जितना हो सके न्यूट्रल एक्सिस के करीब हम वेल्डिंग करें। इसीलिए मैं कह रहा था जब वो रीएनफोर्समेंट वेल्डिंग होती है, वो रीएनफोर्समेंट वेल्डिंग न्यूट्रल एक्सिस से काफ़ी दूर होती है, तो उसको जितना कम रखें उतना अच्छा है। और वेल्डिंग डेपोजिशन का तरीका सीक्वेंसिंग में रखें। एक साथ लगातार एक वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए, उससे डिस्टॉर्शन ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ तक हो सके, जैसे फिलेट वेल्ड में आप इंटरमिटेंट वेल्डिंग कर सकते हैं, मतलब उसको आप चेन या स्टेगर्ड उसमें अगर डिज़ाइन ये परमिसिबल कर रहा है। कुल मिला के हमें वेल्डिंग कम से कम करनी होगी, ये देखते हुए कि हमारे जॉब की स्ट्रेंथ कम ना हो जाए, उस वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ कम ना हो जाए, उसको देखते हुए जितना हो सके वेल्डिंग को कम रखना होता है। तो ये हुआ हमारा पहला तरीका डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम जो श्रिंकेज फोर्सेस हैं, मतलब वो फोर्सेस जो उसको सिकुड़ने पे मजबूर कर रही हैं,
उन्हीं का प्रयोग कर लें डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए। अब ये कैसे हो सकता है? हमें ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर वेल्डिंग करूँगा तो ये ऐसे उठ जाएगी। इसको हम ट्रांसवर्स अगर हम डिस्टॉर्शन समझें, क्योंकि वेल्डिंग ऐसे हो रही है, वेल्डिंग तो ऐसे हो रही है और ये ऐसे उठ रहा है, तो इसको हम ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन को रोकना चाह रहे हैं। तो हम इस प्लेट को पहले ही थोड़ा सा उल्टी दिशा में झुका के रखेंगे और तब वेल्डिंग करेंगे, तो श्रिंकेज फोर्सेस की वजह से ये सीधी अपनी प्लेस पे आ जाएगी, अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम वेल्डिंग करेंगे तो हम डिस्टॉर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन तो होगा, लेकिन डिस्टॉर्शन होने के बाद हमारा शेप और साइज़ वही मिल जाएगा जो हमें चाहिए हो। उसमें अगर गैप देना हो या प्री बेंडिंग करनी हो या मतलब उसको आउट ऑफ लोकेशन हमें अगर आपको फिटअप करना हो तो हम कर देते हैं, ताकि वेल्डिंग के बाद वो सीधा हो जाए। दूसरा ये तरीका हो सकता है। और तीसरा तरीका ये है कि एक श्रिंकेज फोर्स को बैलेंस आउट कर दीजिए दूसरी श्रिंकेज फोर्स से। इसमें क्या होता है, हमने वेल्डिंग पहले यहाँ पर एक रन मारा, उसकी वजह से ये ऐसे उठेगा थोड़ा सा, फिर हम इस प्लेट को पलट के और पीछे की तरफ वेल्डिंग मारेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगी। तो हम इसको अल्टरनेट वेल्डिंग करते हैं कि पूरी एक सीम को लगातार उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, पूरे ग्रूव को। उसके अपोजिट जो साइड के वेल्डिंग है, एक रन इधर मारा, उसके अपोजिट मारा, फिर तीसरी तरफ मारा, फिर चौथी तरफ मारा, जैसा भी आपका डिज़ाइन है, तो हमें वेल्डिंग सीक्वेंस में करनी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत पतली प्लेट है और लंबी प्लेट है, आपको लंबी वेल्डिंग करनी है, तो अगर आप एक सिरे से शुरू कर देंगे तो ज़रूर उसमें डिस्टॉर्शन आएगा, आखिर में जाके उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा। उसके लिए हम सेंटर से शुरू करते हैं। आपने सेंटर में एक वेल्डिंग करी, फिर एक वेल्डिंग इधर से, दूसरी लेफ़्ट साइड से, फिर तीसरी राइट साइड से, फिर चौथी लेफ़्ट साइड से, फिर पांचवी राइट साइड से। इसको हम सीक्वेंसिंग वेल्डिंग कहते हैं। और इस तरीके से प्लान्ड सीक्वेंसिंग बहुत तरीके से की जा सकती है, जो आपके सुपरवाइज़र और आपके इंजीनियर्स आपको बता देंगे। जब आप वेल्डिंग करना सीख रहे होंगे उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस सीक्वेंसिंग में वेल्डिंग करने से ये पर्टिकुलर जॉब कम डिस्टॉर्ट होगा। तो ये कुछ तरीके थे जिनकी मदद से हम डिस्टॉर्शन को कम कर सकते हैं। चलिए साहब, डिस्टॉर्शन तो हमने कंट्रोल कर लिया। आप इस बात को समझेंगे, अगर हमने ये तरीके नहीं अपनाए तो डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। तब हमें वेल्डिंग काटनी पड़ेगी, वेल्डिंग को दोबारा हटाना पड़ेगा, दोबारा वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो आप समझे जो हीट इफेक्टेड जोन है उसमें मेटलर्जी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मतलब जॉब की मजबूती हम कम करते जा रहे हैं जितनी बार हमें वेल्डिंग, जितनी ज़्यादा हमें वेल्डिंग करनी पड़ रही है। तो इसलिए हमें इस डिस्टॉर्शन को पहले ही कंट्रोल करके चलना होता है ताकि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन ना आए। ये कहने के बाद ये कहना भी ज़रूरी है कि आप कितना भी कंट्रोल कर लें, डिस्टॉर्शन ज़ीरो नहीं हो सकता। वेल्डिंग करते हुए डिस्टॉर्शन आएगा ही आएगा। कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए, वरना वो इतना ज़्यादा आ जाएगा कि उसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन तब भी पूरी कंट्रोल रखने के बाद भी आपका डिस्टॉर्शन आएगा। इसको कैसे ठीक करें? इसको ठीक करने के लिए हमारे पास दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि में हम मैकेनिकल तरीके से इसको डिस्टॉर्शन को कम करते हैं, मतलब जो डिस्टॉर्शन आ गया उसको हटाते हैं। उसमें लाइट हैमरिंग, बहुत ज़्यादा हैमरिंग नहीं करनी, बहुत घन से उसको नहीं पीटना है, वरना वेल्डिंग में क्रैक आ जाएगा, जॉइंट में क्रैक आ जाएगा या प्लेट में भी क्रैक आ सकता है। तो लाइट हैमरिंग से थोड़ा बहुत हम उसको, अगर कोई चीज़ झुक गई है या कोई चीज़ बेंडिंग हो गई है या ट्विस्टिंग हो गई है, उसको ठीक कर सकते हैं हैमरिंग, लाइट हैमरिंग से या जैक की मदद से। दूसरी विधि हमारे पास हीट को प्रयोग करके है। हम लोकलाइज्ड हीट करके और उसको ठंडा करके, आसपास के इलाके को ठंडा करके, जहाँ पर हम हीट करेंगे वही हिस्सा फैलेगा और सिकुड़ेगा। डिस्टॉर्शन को जो डिस्टॉर्शन आ गई है उसको हटा सकते हैं, उसको ज़ीरो करने की कोशिश कर सकते हैं। पर अब एक बात, आखिरी बात और रह गई समझने की। आप कितना भी कंट्रोल कर लें, डिस्टॉर्शन आएगा। आपने उस डिस्टॉर्शन को मैकेनिकल या हीट की मदद से उसको भी हटा दिया। एक बात रह गई है, वो जो वेल्डिंग सुकड़ी है, आपने उसको ठीक तो कर दिया, सीधा तो कर दिया, पर उसके अंदर तनाव हो गया। मतलब आपने जब उसको सीधा करा, बिना क्रैक करे उसको सीधा करा, तो मेटलर्जिकल जॉइंट मिल गया, साउंड मिल गया, सेफ मिल गया, मजबूत भी है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेसेस हैं। स्ट्रेसेस होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर पहले से ही तनाव है, अगर उस पर और तनाव लगा तो क्रैक आ सकता है। स्ट्रेसेस को भी हटाना पड़ता है हमें, ख़ास तौर से अगर हम मोटी प्लेट पर वेल्डिंग कर रहे हैं। अगर पेरेंट मेटल थिकनेस ज़्यादा है, 16 mm या उससे ज़्यादा है, तो हम उसको
स्ट्रेसेस को रिलीव करते हैं। और स्ट्रेसेस को रिलीव करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला फर्नेस में, जिसको हम हीट मेथड ऑफ स्ट्रेस रिलीविंग, कई विधियाँ होती हैं। जब हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो इन विधियों के बारे में जानेंगे। तो उन स्ट्रेसेस को, डिस्टॉर्शन तो हमने हटा दिया, लेकिन अब स्ट्रेसेस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस कहते हैं उनको, अब ये हमारे जॉइंट में रह गई हैं। इनको हटाने के लिए, स्ट्रेसेस को हटाने के लिए हमें भट्टी में स्ट्रेस रिलीविंग करनी पड़ती है। और दूसरा तरीका है मैकेनिकल वाइब्रेशन से भी हम उसकी जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं उसको कम कर सकते हैं। वेल्डिंग करने के लिए हम आम तौर पर सपोर्ट्स, जिग्स, फिक्सचर्स और टेम्परेरी सपोर्ट्स उसको कहते हैं, या टेक्निकल सपोर्ट्स भी कहते हैं, हम उसको लगाते हैं, वेल्डिंग करते हैं ताकि डिस्टॉर्शन ना आए। और वेल्डिंग करने के बाद हम ठंडा होने के बाद, जब वो पूरा सिकुड़ना जो भी है, जो स्ट्रेसेस उसके अंदर आनी है, उसके बाद हम उन टेम्परेरी सपोर्ट्स को हटा देते हैं। और बाद में जो रहा हुआ डिस्टॉर्शन है उसको हीट से या लाइट हैमरिंग से उसको ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं उसको हम हीट ट्रीटमेंट या मैकेनिकल वाइब्रेशन से उन स्ट्रेसेस को हटा देते हैं। डिस्टॉर्शन का मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हर वेल्डर को पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को कवर किया। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो लाइक दीजिए, और अगर कोई सवाल अभी भी रह गया हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें उस बात को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।